नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड हिस्ट्री में। साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम एक पीवाई की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने विगत वर्षों के 2022 से लेकर 2025 तक के पेपर कर लिए हैं। आज हम 2021 का पेपर करने जा रहे हैं, जिसके हमने 30 क्वेश्चन पहले से कर लिए हैं, यानी कि पार्ट 1 में। इसका पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण यानी कि बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो इसमें मंडला है, शहडोल है, रायसेन है, बालाघाट है। तो हम जान लेते हैं थोड़ा बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये 1978 में इसको बनाया गया था और डिंडोरी में बनाया गया था, क्योंकि डिंडोरी में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, डिंडोरी में इसकी स्थापना की गई थी और डिंडोरी में इसकी स्थापना की गई थी। डिंडोरी, एक मिनट, हाँ, डिंडोरी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये कौन कौन से जिलों में है? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये रायसेन में नहीं है। कहाँ नहीं है? ये रायसेन में नहीं है। रायसेन में ये नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर है रायसेन। ये रायसेन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ये है नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर, नाना साहेब पेंसे और अमृतलाल बेगड़। ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें नाना साहेब पेंसे, ये नाना साहेब पेंसे चित्रकार नहीं है, असल में ये म्यूजिशियन है, यानी कि गीतकार हैं ये। ठीक है। ये चित्रकार नहीं है। थोड़ा हम और उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम पहले नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में बात करते हैं। तो ये इंदौर से हैं। ठीक है। और ये लैंडस्केप पेंटिंग के लिए मशहूर हैं। ये इंदौर से हैं और लैंडस्केप पेंटिंग के लिए मशहूर हैं। और इंदौर और बड़ौदा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की, इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड बड़ौदा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की इनने स्थापना की है। इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट्स और बड़ौदा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की इनने स्थापना की है। ठीक है। और इसके बाद हम नाना साहेब पेंसे के बारे में देख लेते हैं। तो नाना साहेब पेंसे नर्मदा पर इनने एक किताब लिखी है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। इनने एक किताब लिखी है, सौंदर्य की नदी नहीं, ये किताब अमृतलाल बेगड़ जी ने लिखी है। हाँ, ये किताब अमृतलाल बेगड़ जी ने लिखी है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा। ठीक है। ये इनके द्वारा किताब लिखी गई है। और विष्णु चिंचालकर जी के बारे में बात करें तो ये 1917 में एहलोत गांव देवास में इनका जन्म हुआ था। और इनको शिखर अवार्ड और बेनेट अवार्ड 1960 में मिला है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शिखर अवार्ड और बेनेट अवार्ड। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? मंधाता है। तो मंधाता इक्ष्वाकु कुल के सबसे वरिष्ठ पुत्र भी थे, यानी कि सबसे वरिष्ठ राजा। तो मंधाता ओमकारेश्वर को कहते हैं। ओमकारेश्वर का अन्य नाम, प्राचीन नाम मंधाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में है तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो आयोग ने इसके 3 आंसर दिए हैं और तीनों ही जगह से प्रसिद्ध है। मालवा, नेवाड़, बुंदेलखंड, ये तीनों जगह से प्रसिद्ध है। इसका एक आंसर नहीं है, यानी कि यहाँ ये नहीं लिखना भूल गए। मेरे हिसाब से ये नहीं लिखना भूल गए, तो ये इसका ये आंसर होता अगर नहीं होता। पर फिलहाल आंसर ये है, 3 आंसर हैं। अच्छा, इसमें क्या 2 गायन मंडली होती हैं, एक होती है कलंगी मंडली, एक होती है तुर्रा मंडली। ये आपस में कंपटीशन करती हैं। ठीक है, गायन कंपटीशन करती हैं। और गणेश और चतुर्थी 2 मंडली, गणेश और सरस्वती की पूजा करके ये प्रारंभ करती हैं। गणेश और सरस्वती की पूजा करके ये अपने वाद प्रारंभ करती हैं। ठीक है। और ये तीनों जगह मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद इसमें क्या, इसकी प्रमुख स्थापना 400 साल पहले हुई थी और जो मेवाड़ से 2 संत द्वारा की गई थी। मेवाड़ के 2 संत हैं, संत तुखंगीर
एवं शाह अली द्वारा, तुखंगीर, संत तुखंगीर एवं शाह अली शाह अली शाह अली द्वारा मेवाड़ से आए थे, 400 साल पहले इसकी स्थापना की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? प्रथम विज्ञापन के तौर पर, तो ये इसका दसपुर अभिलेख है, जो कि मंदसौर में गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन, ठीक है। और ये कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, कुमार प्रथम के समय का है, ठीक है। इसमें क्या था, रेशम, और ये गिल्ड द्वारा, रेशम बुनकरों की जो गिल्ड थी उसके द्वारा प्रथम विज्ञापन के तौर पर इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और इस तब उस समय एक स्थानीय शासक था बंधु बर्मन, कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाए तो बंधु बर्मन उस समय स्थानीय एक शासक था, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए था, यानी कि इसको विश्व का पहला एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो इनमें कौन सी थी? अखिल भारतीय संघ थी, भारत संघ थी, संयुक्त भारत थी, भारतीय परिसंघ थी। तो इसका आंसर है अखिल भारतीय संघ, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, देसी रियासतें और अन्य थे, जिसमें देसी रियासतों ने मना कर दिया था, तो ये संघ कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 37, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था? अब इसका आंसर तो है तीसरी, इसका रियल आंसर तीसरी, पर आयोग इसको मान रहा है पांचवी मान रहा है, पर आंसर है तीसरी। तो तीसरी जो बैठक थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असेंबली की थर्ड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अब ये देखना बात है, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर थोड़ा ऑप्शनों पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति के आशय की, राष्ट्रपति के असमाधान की, राष्ट्रपति के अनुदेश की, राष्ट्रपति की सहमति की। हम यहाँ थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं जिससे थोड़ा और कंफर्म हो जाए। इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो कंसेंट है कि जिससे पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या है कि दोनों की बैठक बुलानी चाहिए ना बुलानी चाहिए, इसमें कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बुलाता है, तो राष्ट्रपति को कंसेंट पूछने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को स्वयं ही इनिशिएटिव करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर इसका इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और आयोग का भी यही आंसर है, राष्ट्रपति का आशय होना चाहिए, क्योंकि समाधान जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और रह गया अनुदेश की बात, यानी कि इंस्ट्रक्शन की बात, तो इंस्ट्रक्शन किसको देगा? ये काम ही राष्ट्रपति को करना है, तो इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि आशय, प्रेसिडेंट का आशय होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारतीय संसद 3 से मिलकर बनती है। इस क्वेश्चन के बारे में एक बार और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, कि संयुक्त बैठक जब कब बुलाई जाती है? जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद चल रहा हो, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये ध्यान रखें, धन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक धन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है? तो सब जानते हैं आर्टिकल 17 है जो छुआछूत की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अटल प्रगति पथ संबंधित है, ये मंदसौर से संबंधित है, धार से संबंधित है, मंडला संबंधित है, ग्वालियर से संबंधित है। तो ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ये 4 लाइन एक्सप्रेस वे है 400 किलोमीटर का, 4 लाइन एक्सप्रेस वे 400 किलोमीटर का, ये 400 किलोमीटर का 4 लाइन एक्सप्रेस वे है, ठीक है। ये और ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत है, ठीक है। जिसमें एमपी, यूपी, राजस्थान को जोड़ेंगे, एमपी, यूपी और राजस्थान को जोड़ेंगे, और इसकी लागत है 8000 करोड़ से अधिक, 8000 करोड़ प्लस इसकी लागत है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग
परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो ये ओमकारेश्वर में है। सोलर फ्लोटिंग परियोजना सबको पता है, ये ओमकारेश्वर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो चिंकी यादव जी किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी या इनकी शूटिंग से संबंधित है चिंकी यादव जी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी हॉकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हंगरी है। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से समझाने वाला कुछ नहीं होता है क्योंकि ये हर साल बदलते रहते हैं और वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? आप सुनिए, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ होंगे? जहां प्लेटें ज्यादा मिलेंगी, ठीक है, जहां ज्यादा प्लेटें मिलेंगी ज्वालामुखी वहीं ज्यादा विस्फोट होंगे प्लेटें। तो इसका आंसर है वो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में दिखाएं हम तो सरकम पैसिफिक एरिया है, इसलिए इसमें ज्वालामुखी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ 4000 किलोमीटर पे, यार कि 40,000 किलोमीटर के एरिया में एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनका कॉलिजन होता रहता है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। और क्या चीज है, और यहाँ इसके और रीजन क्या हो सकते हैं? एक्टिव सबडक्शन जोन है बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लेट है तो सबडक्शन जोन होंगे, ठीक है, और प्लेट बाउंड्री कॉन्सेंट्रेशन भी होते हैं। महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटें मिलती रहती हैं, और इसमें जब एक प्लेट दूसरी प्लेट में घुसती है तो उसका सबडक्शन जोन में जाके वो प्लेट मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होके अर्थक्वेक के सहारे से वो ज्वालामुखी ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि नई प्लेट आती रहती है तो फोर्स से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया होती है ज्वालामुखी की। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो मार्क्वेट श्रेणी लोहा इसके लिए विख्यात है और इसकी 1844 में खोज की गई थी। इसकी खोज 1844 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो ये एक आम आंसर है इसका, यह आम क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर देश की प्रमुख नहरों में से आती है और ये भाखड़ा नागल डैम हरी के बैराज से थर्ड एयर तक आती है, ठीक है। 2 मिलियन हेक्टेयर एरिड भूमि को ये पानी देती है और ये सतलुज से निकलती है, ठीक है, सतलुज से निकलती है, हरी के बांध सतलुज से निकलती है और ये 2 मिलियन भूमि को ये पानी देती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सघन जनसंख्या यानी पास बसे क्षेत्रों में, इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कृषि पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य। अब देखो, कृषि पर आश्रित होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपको समतल जमीन चाहिए, फिर आपको पानी की उपलब्धता चाहिए, फिर आपकी क्लाइमेट भी अच्छी होना चाहिए। तो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ क्या कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत खराब है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है, बहुत अच्छी जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है और मिट्टी बहुत अच्छी ना होने के कारण यहाँ कृषि हो ही नहीं पाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जनगणना वर्ष 2000 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर यानी कि प्रतिशत में क्या था? यानी कि 2011 की जनगणना में जो कि 121 करोड़ थी, उसमें नगरीकरण का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो ये प्रतिशत था 31.15%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? हम थोड़ा यहाँ मिसल के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा था कि जो सिख समुदाय था पहले मिसलों में विभक्त था, कई मिसलें थी जिसमें से एक थी सकुचरिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, ठीक है। तो इससे थे सुकरचकिया। बात यह है कि कुछ शब्द इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से लिखे होते हैं तो वो ज्यादा समझ में आते हैं, ठीक है। सुकरचकिया मिसल में ये अपने रणजीत सिंह थे, ठीक है। ये पहले क्या इसके सेनापति थे, बाद में इन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य बनाया जो कि
सिख साम्राज्य के नाम से जाना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जिसमें 545 रियासतें को उनने मिला के एक भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। उस क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो कांग्रेस सम्मेलनों को राष्ट्रीय शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था, क्योंकि ये उग्रवादी थे और ये कांग्रेसी सम्मेलन को उनको ऐसा लगता था कि उदारवादियों का प्रभुत्व रहता है और उदारवादी प्रार्थना प्रतिवेदन की राजनीति करते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। हाँ, साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। 12 मार्च से 16 अप्रैल 1931 तक यह यात्रा चली थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1931 तक यह यात्रा चली थी। ठीक है, साबरमती से दांडी तक यात्रा चली थी। क्वेश्चन नंबर 55 है। डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था। किसका प्रथम विलय किया, मतलब किसका सबसे पहले विलय किया गया था? तो ये सतारा था। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बाघौर, झांसी, ऐसे इस क्रम में किया गया था। सबसे पहले सतारा का व्यापक किया गया था। व्यापकगत सिद्धांत के बारे में आपको बता दूं, इसमें क्या था कि यदि किसी राजा का रियल जो पुत्र था वो अगर किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो दत्तक पुत्र लेगा वो उसको मान्य नहीं करेगा और उस राज्य को ब्रिटिश इंडिया में मिला लेगा। ठीक है, राजा को अपदस्थ करके। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन शामिल होता है? यानी कि इसको ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनके लिए एक सिफारिश समिति बनती है। ठीक है, तो उन जो उनकी सिफारिश करती है प्रेसिडेंट को कि ये नाम आप राज्यपाल को कि ये नाम आप करो। ठीक है, तो उसमें उस समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष होता है, राज्यपाल होता है और नेता प्रतिपक्ष होता है। तीनों लोग होते हैं। ठीक है, ये तीनों लोग होते हैं। मेरे हिसाब से ये राज्यपाल नहीं होगा। राज्यपाल तो चूंकि करता है, इसमें दो ही होते हैं, नेता प्रतिपक्ष। हाँ, नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, ये विधानसभा अध्यक्ष होता है और नेता प्रतिपक्ष होता है जो राज्यपाल को देते हैं, फिर राज्यपाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य के मुख्य चुनाव की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष आयु की जो भी पहले आता हो तक होता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेखक द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो पहले ऑप्शन ये सही है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही वेतन भत्ते एवं संदाय मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, 6 और 65 ही है, 6 और 65 ही है। इसमें ये तीसरा गलत है, निर्वाचन आयुक्त को नहीं देना होता है, ये राष्ट्रपति को देना होता है, राष्ट्रपति को देना होता है। तो इसमें हम 1 एंड 2 को सही करेंगे, 1 एंड 2 को सही करेंगे। 59 देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो MPPSC में अधिकतम कितने सदस्य हैं? ये 5 सदस्य होते हैं। इसमें चेयरपर्सन जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ये याद रखें। राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसकी तनख्वाह होती है। ठीक है, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि CFI ऑफ इंडिया से इसकी पेंशन होती है और ये प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो इसके ये है और ये 6 से 62 इसकी
टेंडर होता है। ये 6 साल या 62 साल। क्वेश्चन नंबर 60 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की छुट्टी मंजूर करने का या नाम मंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि वो उसी के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।